बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 मार्च 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लग रहे हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम ने बिहार के सीवान लोकसभा सीट से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को समर्थन करने की बात कही है। जब गुरुवार को पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ये जानकारी दी है। साथ ही एआईएमआईएम ने बिहार की 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी पहले 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन जनता की आग्रह पर 5 सीटों को और हम लोगों ने बढ़ाया है। अख्तरुल इमान ने कहा है कि एक और मधुबनी सीट पर भी हमारी पार्टी विचार कर रही है, जहां वहां के लोगों ने आग्रह किया है, इसलिए मधुबनी सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी क्लियर नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि आज जो पार्टी ने ऐलान किया है उसमें काराकाट, गोपालगंज, शिवहर, दरभंगा, वाल्मीकि नगर ये नए सीट है जहां से पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा कार्यकर्ताओं को खिलाने पिलाने में जो खर्च आने वाली है उस सामग्री का दाम तय कर दिया गया है। जहां लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान परोसे जाने वाले जलेबी 140 रुपए किलो, एक चाय 8 रुपए, तो फिर मिठाई 200 रुपए प्रति किलो की कीमत तय की गई है। चुनाव आयोग के स्तर पर तय दर के अनुसार ही प्रत्याशियों को खर्च कर दिखाना होगा। यह आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार सैंडविच की कीमत 15 रुपए तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यालय के लिए 5000 रुपए मासिक किराया, तो फिर शहर में 10,000 रुपए निर्धारित किया गया है। एक समोसे की कीमत 10 रुपए तय की गई है। जब उम्मीदवार को पूरे चुनाव के दौरान 95 लाख रुपए खर्च करने की समय सीमा तय की गई है। नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को नामांकन कराने के साथ ही एक डायरी में रोजाना के चुनावी खर्च का हिसाब देना होगा। जब मतगणना को लेकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक खर्च का लेखा जोखा रहेगा। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए वे गोसांग को उम्मीदवारों को खर्च की विवरण भेज करके ओके रिपोर्ट लेनी होगी। मतदाताओं की संख्या के आधार पर अधिकतम खर्च की सीमा तय की गई है। जब चुनाव आयोग के नियम के अनुसार हर उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए एक अकाउंट रखना होता है, जहां चुनाव में होने वाला हर खर्च इसी अकाउंट से होता है। 20,000 से ज्यादा राशि का भुगतान चेक के जरिए करना होता है। वहीं पर आचार संहिता लागू होने के कारण उम्मीदवार या फिर पार्टी के अन्य कार्यकर्ता अपने साथ 50,000 से ज्यादा राशि नगद नहीं ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अपने वाहन में 10,000 से ज्यादा कीमत का सामान भी नहीं रख सकते हैं। दोस्तों बिहार के वैशाली जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंग रेप किए जाने का मामला सामने आया है। ये घटना वैशाली जिला के महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव की है। दोनों लड़कियां अपने भाभी के घर होली खेलने के लिए आई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां पुलिस के अनुसार घटना बुधवार शाम की है। दोनों लड़कियां कपड़ा खरीदने के लिए हरपुर बेलवा चौक स्थित बाजार जा रही थी। इस बीच 7 मनचलों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया, फिर जबरन खेत में ले जाकर के शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। यह बताया जाता है कि पीड़ित लड़कियां और फिर आरोपी सभी लड़के एक ही गांव के हैं। घटना के बाद से गांव के लोग काफी गुस्से में हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जब प्रारंभिक जांच से पता चला है कि अपने रिश्तेदार के साथ लड़कियां बात कर रही थी। इसी दौरान 6 से 7 युवक पहुंचे और रिश्तेदारों की जमकर की पिटाई कर दी। जब फिर दोनों लड़कियों को जबरन खींच करके पास के ही एक खेत में ले जाकर के सामूहिक दुष्कर्म किया। मामला तब सामने आया जब पीड़ित किसी तरह से अपनी भाभी के घर पहुंची। घर वालों को इनकी हालत अच्छी नहीं लगी है। जब पूछताछ के दौरान उन्होंने परिवार वालों को पूरी घटना बताई है। दोस्तों एनडीए के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने लोक जनशक्ति पार्टी से अलग हो गए हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ये अगड़ी जाति की भूमिहार वर्ग के कद्दावर नेता है। अरुण कुमार ने कहा है कि मैं 2 दिनों से पटना में हूं और फिर बहुत जल्द अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके इस पर निर्णय लूंगा। अरुण कुमार ने कहा है कि मैं अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी स्पष्ट है और फिर ये बिहार की जनता जानती है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अरुण कुमार के पार्टी छोड़ने के कारण पूछने पर उन्होंने बताया है कि मैंने किन परिस्थितियों में उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने उनके कहने पर अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया। अरुण कुमार ने कहा कि मेरे दोस्त और फिर मुझे जानने वाले लगातार ये कहते रहे कि एक न एक दिन उन्हें चिराग पासवान धोखा मिलेगा चिराग पासवान से, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। उनके चाचा पशुपति पारस ने उन्हें धोखा दिया। उस समय भी मैंने उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन अंत में चिराग पासवान ने वही किया जिस बात से लोग मुझे आगाह कर रहे थे। अरुण कुमार ने कहा कि चिराग पासवान ने मुझे आश्वस्त किया था कि वे मुझे नवादा या फिर जहानाबाद से उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पहले ये भी कहते रहे कि मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में क्या हुआ, जब वे अपनी बात से पलट गए। चिराग पासवान ने मुझे धोखा दिया है।
खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज पुलिस ने होली के मौके पर शराब की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता पाई है। जब सोमवार को गलगलिया चेक पोस्ट पर पुलिस ने शराब तस्करी की सूचना पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक कंटेनर से 1377 लीटर शराब जब्त किया है। शराब की खेप कंटेनर में पानी के बोतल के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा ऐसी बड़ी कार्रवाई काफी लंबे समय के बाद की गई है। वही कंटेनर सहित शराब जब्त करने के साथ शराब तस्करी में लाइनर की भूमिका निभा रहे एक कार सवार 3 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए एसपी सागर कुमार ने बताया है कि बंगाल से शराब तस्करी करके किशनगंज के रास्ते बिहार के अन्य जिलों में ले जाने की सूचना पर गलगलिया चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान एक HR55 AG 8791 नंबर के कंटेनर को रोक करके तलाशी ली गई, जिसके दौरान वहां पर भारी मात्रा में शराब मिला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर के अंतिम दिन नवादा सीट से भोजपुरी सिंगर और अभिनेता गुंजन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है। वहीं पर इस बीच फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ गुंजन सिंह नामांकन करने पहुंचे थे। तभी बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर नामांकन करके लौट रहे थे। जब विवेक ठाकुर पर जैसे ही मनीष कश्यप की नजर गई तो तुरंत वहां पहुंचे और फिर विवेक ठाकुर का पैर छुआ। ये नजारा देख करके वहां मौजूद गुंजन सिंह देखते ही रह गए। जब विवेक ठाकुर का अभिनंदन करने के बाद मनीष कश्यप फिर गुंजन सिंह के साथ वहां से निकल गए। वहीं विवेक ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पर्चा भरा है। जहाँ कहा कि मेरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ नवादा का विकास है। जहाँ नवादा के विकास के लिए पीएम मोदी ने मुझे विश्वास बनाया है। दोस्तों, होली का त्यौहार मनाने के बाद बिहार से लौट रहे यात्रियों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। यात्रियों को बैठने के लिए ट्रेन में जगह तक भी नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि लोग अपने परिजनों का हाल तक जानने के लिए नहीं जा सकते हैं। जहां सोशल मीडिया पर ट्रेन के अंदर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यात्रियों का हाल देख करके इंटरनेट यूजर्स काफी हैरान है। वीडियो को देख करके कई यूजर्स ने अपना रिएक्शन भी दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को बैठने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। एक सीट पर कई यात्री बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि लोग नीचे बैठ करके सफर कर रहे हैं। कई लोग खड़े खड़े भी सफर कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें बिहार से लौट रहे यात्रियों का हाल देखा जा सकता है। इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं पर कई यूजर्स इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जो वीडियो दिख रहा है ये AC कोच का वीडियो है। ऐसा लगता है कि ये जनरल कोच है। जी हाँ, लेकिन जनरल नहीं है बल्कि AC कोच है। दोस्तों, चिराग पासवान काफी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने सीएम हाउस पहुंचे थे। जहां उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ देर शाम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस मुलाकात के मौके पर जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और फिर राज्यसभा सदस्य संजय झा भी मौजूद। इस मुलाकात के माध्यम से एनडीए ने यह संदेश दिया है कि उनके खेमे में किसी भी तरीके का कोई भी असंतोष नहीं है। जहाँ हाल तक चिराग पासवान नियमित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते थे। जब वैसे हफ्ते भर पहले उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री से उन्हें किसी तरीके की कोई भी शिकायत नहीं है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ चिराग पासवान गुरुवार को एक साथ नामांकन में गए थे। जब उसी दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम तय हुआ। जब साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी गए। जब गया, नवादा और फिर जमुई में नामांकन के बाद तीनों एक साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। जब जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने उनकी अगवानी की। चिराग पासवान ने पैर छू करके मुख्यमंत्री का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान को गले लगाया। लगभग आधे घंटे तक अलग अलग क्षेत्रों पर चर्चा हुई। चुनाव प्रचार के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। 29 मार्च यानी कि आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीटों और फिर उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर के मचे घमासान पर बिहार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूर्णिया की जनता फैसला करेगी। जब बिना सीटों का बंटवारा हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कई जगहों पर राजद प्रत्याशियों को सिंबल और टिकट दे दिया है। वहीं पर जेडीयू से आरजेडी में आई रुपोली विधायक बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट तो दिया है, लेकिन पप्पू यादव टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे। महागठबंधन में पूर्णिया सीट को लेकर के मचे घमासान पर बिहार के जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पूर्णिया की जनता फैसला करेगी। विजय चौधरी ने आगे कहा कि जदयू छोड़ने के बाद बीमा भारती ने कहा था कि जदयू में अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है। आखिरकार उनको विधायक मंत्री बना करके मंत्री किस पार्टी ने बनाया था, जरा पूछे उनसे। मंत्री से भी ऊंचा कोई पद होता है क्या? इससे बड़ा सम्मान कुछ होता है क्या? जदयू ने उन्हें विधायक और मंत्री बना करके अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है।
आरजेडी के सामने में कांग्रेस मजबूर हो गई है, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, तो वहीं पर दूसरी तरफ महागठबंधन में अब भी पेंच फंसा हुआ है। इस मामले पर अब विरोधी भी माहौल उड़ाने में लगे हुए हैं और तीखा तंज कस रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन में फंसे पेंच पर कहा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, इसके बावजूद भी वे आरजेडी के सामने मजबूर है। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि यही मजबूरी और स्वार्थ के कारण देश में आज कांग्रेस की साख गिरी है। जब परिवार का स्वार्थ ही पार्टी का आधार रह गया है, जब कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने छिपे हुए एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ रही है। राष्ट्र और फिर समाज की सेवा करना उनका मिशन नहीं है। इस गड़बड़ी को किसने भापा, वे वक्त रहते हुए पार्टी से निकल गया, जो पार्टी में रह गए वे फंस गए। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस की यही मजबूरी है कि सत्ता किसी तरह से हासिल करना है, चाहे वह परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता से समझौता करके और फिर किसी तरह गठबंधन बरकरार रखना हो। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, ये कतई उचित नहीं है। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र और फिर जनता का हित पहले रखें, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ राष्ट्रीय हित को बलि चढ़ा करके समझौता कतई उचित नहीं है। दोस्तों, देश भर में आज पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से हर दिन सुबह 6 बजे देश भर में पेट्रोल डीजल के रेट अपडेट किए जाते हैं, जिसके मुताबिक आज देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। वहीं पर कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, जबकि कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। ऐसे में आप तेल भरवाने के लिए घर से निकलने से पहले पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं। ऐसे में हम आपको बिहार की पेट्रोल डीजल की रेट बताने जा रहे हैं कि बिहार में आज पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप घर बैठे पेट्रोल डीजल का रेट चेक कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, अपने घर बैठे मोबाइल के द्वारा SMS के द्वारा ही पेट्रोल डीजल का रेट चेक कर सकते हैं। ये आप अपने जिले के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर बिहार में पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। तो आपको बता दूं कि बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है, जहाँ यहाँ पेट्रोल के दाम 14 पैसे घट करके 107 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 13 पैसे घट करके 93 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पर अब बात करेंगे कि आखिर आप SMS के जरिए SMS के जरिए आप अपने जिले में पेट्रोल डीजल का रेट कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप इंडियन ऑयल के कस्टमर हैं तो आप RSP के साथ शहर का कोड लिख करके 9224992249 नंबर पर भेज दे। अगर आप BPCL के कस्टमर हैं तो आप RSP लिख करके 9223112222 नंबर पर भेज करके पेट्रोल डीजल के लेटेस्ट दाम की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप HPCL के कस्टमर हैं तो आप HP प्राइस लिख करके 9222201122 नंबर पर भेज करके पेट्रोल और डीजल के दाम चेक कर सकते हैं। इस तरह आप अपने घर बैठे अपने जिले की पेट्रोल डीजल की रेट चेक कर सकते हैं। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की पेशकश की। हालांकि उन्होंने पैसे की किल्लत के चलते चुनाव लड़ने से के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब मंत्री ने कहा कि भाजपा प्रमुख JP नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की विकल्प दिया था। निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्य है। उन्होंने टाइम्स नाउ के समिट के दौरान अपनी बात रखते हुए कहा कि 1 सप्ताह या फिर 10 दिनों तक सोचने के बाद मैं बस ये कहने के लिए वापस गई, शायद नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं है। मुझे भी दिक्कत है, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु, ये उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न जीतने योग्य मापदंडों का भी प्रश्न होगा। क्या आप इस समुदाय से हैं या फिर आप उस धर्म से हैं? क्या आप यहीं से हैं? मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरे तर्क को स्वीकार किया है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। जब उनसे पूछा गया है कि देश के वित्त मंत्री के पास भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि भारत की संचित निधि उनकी नहीं है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के सामने पूर्णिया सीट पर सरेंडर कर देंगे पप्पू यादव। जी हां, आपको बता दूं कि अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रहा है, ये सुनने में आया है। आपको बता दूं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया में बीमा भारती ने आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर 3 अप्रैल को नामांकन करने की घोषणा कर दी है। यह उसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नेता निर्णय लेंगे कि ये क्या करना है। पप्पू यादव ने कहा कि बीमा भारती मेरी बेटी जैसी है, लेकिन जहां तक चुनाव का सवाल है तो फिर ये दिल्ली में तय होगा कि क्या करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 माह में पूर्णिया में घर घर घूम रहे हैं, जब बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सबसे उनका अपनापन है। जब उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि पूर्णिया मेरी माँ है और माँ को छोड़ करके वे कहीं नहीं जाएंगे। जाहिर तौर पर पप्पू यादव के केवल तख्त तो हैं, लेकिन आला कमान का नाम लेकर के उन्होंने एक स्पेस भी छोड़ दिया है, यानी कि खाली जगह भी छोड़ दिया। हालांकि पप्पू यादव के करीबियों की माने तो पप्पू यादव लगातार लोगों से मिल रहे हैं और फिर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। जब पप्पू यादव को आज भी उम्मीद है कि आरजेडी और कांग्रेस में समझौता हो जाएगा
जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर पप्पू यादव हर हाल में पूर्णिया से ही संसदीय चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पप्पू यादव 2 अप्रैल को नामांकन भी कर सकते हैं। हालांकि अभी वे वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। जी हाँ, लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगे ये भी तय नहीं है। यह साफ है कि महागठबंधन के अंदर पूर्णिया सीट पर पेंच तो फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और राजद के सीट शेयरिंग लगभग फाइनल है। यह बताया जा रहा है कि इस नए फॉर्मूले के तहत कांग्रेस को पूर्णिया सीट छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल जो फॉर्मूला गैर आधिकारिक रूप से सामने आया है, इसके अनुसार कांग्रेस को 8 सीट देने पर सहमति बनी है। वहीं पर एक और सीट पर चर्चा जारी है, यानी कि कांग्रेस कुल 9 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आपको बता दूं कि कांग्रेस सूत्रों के अनुसार जिन सीटों पर सहमति बनती दिख रही है वे कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना साहिब, सासाराम सीटें हैं। जहाँ वहीं पर इसके अलावा कांग्रेस को एक सीट शिवहर या फिर महाराजगंज से भी मिल सकती है। जाहिरी तौर पर अगर ऐसा हुआ तो पप्पू यादव को पूर्णिया छोड़नी पड़ सकती है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उन्हें मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पप्पू यादव ने इसे सिरे से नकार कर दिया है। जब दूसरा विकल्प पप्पू यादव के लिए सुपौल लोकसभा सीट का सुझाव दिया गया है। ऐसा इसलिए कि उनकी पत्नी और फिर वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन सुपौल लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है। ऐसे में पप्पू यादव के लिए ये ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पर यह भी बता दें कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट को लेकर के अड़े हुए हैं और फिर इसे कभी भी नहीं छोड़ने की बात दोहरा रहे हैं। वहीं पर इंडिया गठबंधन से टिकट नहीं मिलने पर पप्पू यादव तो नाराज है ही, साथ ही साथ पूर्णिया के स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। पप्पू यादव के समर्थक इससे बड़ा धोखा मान रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? जी आपको बता दूं कि राजनीतिक रूप से देश के सबसे बड़े सक्रिय राज्यों में से एक बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। सत्ता पक्ष, एनडीए और फिर विपक्ष महागठबंधन में शामिल दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी बीच एक चैनल ने आम चुनाव को लेकर के यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में एक सर्वे किया है, जिसमें बिहार के लोगों की राय जानने की कोशिश की है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर बिहार के लोगों का मूड क्या है। तो चैनल ने लोगों से पूछा कि लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? तो 22% लोगों ने कहा कि विकास, वहीं पर 14% लोगों ने महंगाई बताया, भ्रष्टाचार 11%, बेरोजगारी 46%, इनमें से कोई नहीं 5%। वहीं पर फिर दूसरा सवाल किया गया कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? तो 23% लोगों ने पार्टी बताया, उम्मीदवार 18%, धर्म जाति 1.646%, कामकाज 60%, इनमें से कोई नहीं 0.73%। वहीं पर फिर सवाल पूछा गया कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है? तो 26% लोगों ने खराब बताया, 28% लोगों ने अच्छा बताया, 35% लोगों ने बहुत अच्छा बताया, कह नहीं सकते हैं 9% लोगों ने बताया। वहीं पर फिर अगला सवाल पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? तो इस पर 15% लोगों ने थोड़ा बताया, 23% लोगों ने ज्यादा बताया, 38% लोगों ने बहुत ज्यादा बताया, बिल्कुल नहीं 20% कह नहीं सकते, मात्र 1% लोगों ने बताया। अगला सवाल पूछा गया कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? तो 60% लोगों ने भाजपा और सहयोगी दल के बारे में बताया, वहीं पर 24% लोगों ने कांग्रेस और सहयोगी दल के बारे में बताया, 9% लोगों ने क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार बताया, कह नहीं सकते 6% लोगों ने बताया। दोस्तों लोकसभा चुनाव की रणभेदी बजने के साथ ही एनडीए एकजुट हो गया है। सीट बंटवारे के बाद अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी होने लगा है, साथ ही मिलजुल करके आगे की रणनीति भी बनाई जाने लगी है। इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात और उनका हालचाल जाना है। दोनों बड़े नेताओं की मुलाकात के दौरान लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर गहन मंत्रण हुआ। मुलाकात की तस्वीरों को शेयर करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि आज मुख्यमंत्री बड़े भाई नीतीश कुमार जी से मुलाकात करके आशीर्वाद लिया है। दोनों की मुलाकात की तस्वीर काफी सुखद है। इन तस्वीरों में दोनों की करीबी रिश्ते की झलक दिखाई दे रही है। जब नीतीश कुमार आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर हाथ रख करके उनसे दिल खोल करके मुलाकात कर रहे हैं। जब गौरतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए की तरफ से एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों बीजेपी ने बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए सभी उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सवर्णों को ज्यादा तवज्जो मिली है, वहीं पर एमवाई को बहुत कम तवज्जो मिली है। एम को तो बिल्कुल भी नहीं, यानी कि मुसलमान एक भी नहीं, बाकी यादव थोड़ी बहुत, वहीं पर महिलाओं को एक भी नहीं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा में मोदी सरकार एक बिल लाया था और महिलाओं के लिए बिल लाया था कि महिलाओं को विधानसभा और फिर लोकसभा में 33% आरक्षण दिया जाए, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में 33% हिस्सेदारी महिलाओं की होनी चाहिए। इसको लेकर
एक बिल लाया था मोदी सरकार, लेकिन अब वही बीजेपी बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया है। ये सबसे हैरानी वाली बात है। वहीं पर जातियों में सवर्णों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली है, मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं, मुसलमानों को आउट कर दिया गया है बिहार। वहीं पर यादव को थोड़ी बहुत। जी हाँ, आपको बता दो कि बिहार में बीजेपी ने अपने कोटे की सभी 17 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें उसने सबसे ज्यादा भरोसा ऊंची जातियों पर किया है। पार्टी ने करीब 64% उम्मीदवार ऊंची जाति के उससे उतारे हैं। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बड़ी सियासी चाल चली है, जिसमें एम से दूरी बना कर रखी है, यानी कि मुसलमान से दूरी बना करके रखी है, लेकिन वाई पर खास ध्यान नहीं दिया गया है। जब बिहार में बीजेपी नई सोशल इंजीनियरिंग के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। एनडीए कुनबे का राजनीतिक दायरा पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। जब बीजेपी, जेडीयू और फिर उपेंद्र कुशवाहा के जरिए ओबीसी वोटों को साधने की कोशिश में है। ऐसे में मांझी और चिराग पासवान के सहारे दलित समुदाय की वोटों को जोड़े रखने की रणनीति में है। ऐसे में बीजेपी ने खुलेआम ऊंची जातियों पर दाव खेला है, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ शामिल है। बीजेपी ने रविवार को अपने कोटे से 17 लोकसभा उम्मीदवार की सूची जारी कर दी है, जिसे देखकर के पार्टी की सियासी रणनीति साफ नजर आ रही है। जब बीजेपी ने 17 में से 11 टिकट यानी कि 64% ऊंची जातियों को दिए हैं, जबकि बाकी 6 टिकट दलित और ओबीसी को दिए हैं, यानी कि 36%। वहीं पर बीजेपी ने ऊंची जातियों में भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ के बाद राजपूत समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। बीजेपी ने जितनी तरजीह ऊंची जातियों को दी है, उतनी किसी अन्य पार्टियों ने नहीं दी है। वहीं पर मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास करा करके ऐतिहासिक कदम उठाया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिहार से एक भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारी है। इस तरह बीजेपी ने महिलाओं और फिर मुसलमान दोनों से दूरी बना ली है, लेकिन वाई यानी कि यादवों का कुछ तवज्जो दी है। दोस्तों, किसानों को फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी का प्रदान किया जाता है। योजना के तहत राज्य के किसानों को आंवला, नींबू, बील और फिर कटहल की खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए राज्य के औद्यानिक विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। जो किसान इस योजना के तहत आवेदन करके अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए राज्य के औद्यानिक विभाग की ओर से किसानों से आवेदन मांगे गए हैं, जो किसान इस योजना के तहत आवेदन करके अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि किसान योजना के तहत राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है, जो अधिकतम 50,000 रुपए है। जहां किसान अपने खेत की मेड़ पर इन पौधों को लगा करके इसे अच्छी खासी कमाई भी कर सकता है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार की ओर से शुष्क बागवानी फलों के क्षेत्र विस्तार योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से आंवला, नींबू, बील और फिर कटहल की खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर लागत का 50% अधिकतम 50,000 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को यह अनुदान 2 किस्तों में मिलेगा। इसमें लाभार्थी को पहले साल 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और फिर दूसरे साल 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरी किस्त का भुगतान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी स्तर से स्थापना द्वारा पहले साल में लगाए गए पौधों में से 75% पौधे जीवित पाए जाने के बाद ही दिया जाएगा। इस योजना में बिहार की जमुई, मुंगेर, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर जाना होगा, और ये वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले INDIA में सीट बंटवारे को लेकर के पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर पूर्णिया सीट की चर्चा सियासी गलियारों में जोरों पर है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सब ऑल इज वेल है। दरअसल बुधवार को दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर की हुई बैठक के बाद बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब ये सीट बंटवारा होगा तब आपको फिर बता दिया जाए। यहाँ सब ठीक है, बैठक की संभावना है। पूर्णिया सीट के बारे में बताया है कि ये तय होगा, तेजस्वी ने कह दिया है। आपको बता दूं कि बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीट बंटवारे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी कोई भी इस तरीके की बात नहीं हुआ है। जब होगा तो फिर खुद आपको बता दूंगा। जहाँ सब ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ऑल इज वेल है। वहीं पर पूर्णिया सीट पर फंसे पेच होने को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि लास्ट मिनट में जो ये रहता है, ये पूर्णिया या फिर कहीं और का नहीं है, हो जाएगा। तेजस्वी ने खुद ही बोल दिया है। आपको बता दो कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव में उतारना चाहती है। वहीं चर्चा है कि जदयू छोड़कर के राजद में आई बीमा भारती ने पूर्णिया सीट पर आरजेडी की ओर से सिंबल मिलने का बुधवार को दावा भी कर दिया। जहां बिहार में पहले चरण के नामांकन का 28 मार्च को आखिरी दिन होने के सवाल पर अखिलेश सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपके पास जितने सवाल है उसमें हर चीज का जवाब देना जरूरी थोड़ी है। उधर बीमा भारती ने भी अपने फेसबुक हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का दावा भी किया है। बीमा भारती ने अपनी और फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक फोटो भी शेयर की है। बीमा भारती ने दावा किया है कि राजद ने उन्हें पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने के लिए सिंबल दे दिया है। ऐसे में पप्पू यादव का क्या होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में लिंग के हिसाब से अगर वोटरों की संख्या के बारे में बात की जाए तो महिला वोटर पुरुष की तुलना में ज्यादा सजग होकर के वोट करती है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार से आधी आबादी का महज 3 ही महिला प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद थी, लेकिन वोट करने में बिहार की महिलाएं पुरुष की तुलना में कहीं अधिक आगे रही है। 40 सांसद देने वाले इस राज्य में महिला वोटर पिछले लोकसभा चुनाव में 32 संसदीय क्षेत्रों में पुरुष की तुलना में अधिक मतदान की। इस चुनाव में 54.9% पुरुष ने और 59.58% महिलाओं ने वोट किए थे। जी हाँ, बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव में 26 सीटें ऐसी थी जहां महिला वोटरों का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक था। लोकसभा चुनाव 2024 में 3,64,01,903 महिला मतदाता है। हालांकि पुरुष वोटर की संख्या महिला मतदाताओं से अधिक है। बिहार में कुल 4 करोड़ पुरुष वोटर हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए राज्य से बाहर होने के कारण पुरुष मतदाताओं को पूरा मत पड़ नहीं पाता है। जहां आम चुनाव 2019 में यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में सबसे अधिक कटिहार लोकसभा क्षेत्र में महिलाओं ने मतदान किया था। सीमांचल के लोकसभा सीटों पर महिला वोट का प्रतिशत राज्य के अन्य लोकसभा सीट की तुलना में अधिक रहा है। यह कटिहार में 72.41% महिलाओं ने वोट दिए, जबकि महज 63% पुरुषों ने वोट किए थे। सुपौल में 71.68%, किशनगंज में 70.04%, अररिया में 69.43% और पूर्णिया में 68.1% के साथ अधिकांश सीटों पर 60% से अधिक मतदाता महिलाओं ने की है। वहीं पर 2014 में कुल मतदान को देखें तो फिर बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.92 है, जबकि पुरुषों ने मात्र 55.24% था। जब बिहार में जिन सीटों पर महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा रहा है उनमें कटिहार, किशनगंज, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और उज्जैरपुर शामिल है। जबकि बिहार के कुल 40 संसदीय क्षेत्रों में से किसी पर भी पुरुषों का मतदान प्रतिशत 65% से ज्यादा नहीं रहा। यानी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की प्रतिशत ज्यादा रहने की संभावना है। तो ऐसे में जो भी प्रत्याशी है उनको सोचना चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर भी फोकस करनी चाहिए, जहाँ महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनका वोट अपने पक्ष में लाने के लिए काम करनी चाहिए। दोस्तों बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। इसको लेकर के गिरिराज सिंह ने जमकर के निशाना साधा है लालू प्रसाद यादव पर। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव राजा की भूमिका में है, महागठबंधन का कोई वजूद नहीं है। लालू यादव जो चाहते हैं वही करते हैं। बिहार में अब कांग्रेस का भी कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। यही वजह है कि आज पहले चरण के नॉमिनेशन का अंतिम दिन होने के बावजूद भी कांग्रेस उपाहौफ की स्थिति में है और कहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करें और कहां से नहीं, ये उपाहौफ स्थिति में है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो सीट शेयरिंग से पहले ही कई जगहों पर अपना उम्मीदवार की घोषणा कर चुके हैं और फिर कमोबेश यही स्थिति पूरे देश की है। बिहार में अब गर्मी बढ़ने लगी है। जल्द ही तापमान 40 के पार जाने वाली है। जब वैसे आजकल तेज धूप के साथ ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन दोपहर आते आते हवा की शीतलता कम हो जाती है। होली के बाद तपिश बढ़ने से राजधानी पटना में लोग पंखे चलाने लगे हैं। मौसम विभाग ने भी अब बिहार में तपिश बढ़ने की आशंका जताई है, जहां अगले 2-4 दिनों के भीतर कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, लेकिन उससे मौसम में किसी प्रकार के बदलाव की उम्मीद नहीं की जा रही है। जब वैसे भी मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के भीतर किसी तरीके का अलर्ट जारी नहीं किया है। अप्रैल महीने से बिहार में लू चलने की आशंका नजर आ रही है। जब बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर मौसम सामान्य रहा। मंगलवार को पटना में बादल छाए रहने के आसार हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अररिया और किशनगंज जिले के आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश हो सकती है। जहां 30 मार्च को उत्तर बिहार एवं कोसी सीमांचल में बूंदाबांदी के आसार हैं। इस दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। अन्य दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहेगा, वहीं पर न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। राजधानी में दोपहर के बाद हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। वहीं पर बिहार में अगले सप्ताह तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, जहां इससे बिहार में गर्मी के असर तेज होने लगेगा। अप्रैल महीने से बिहार में लू चलने की आशंका है, जहां हालांकि इस बार मार्च महीने में बारिश होने से मौसम में तपिश कम होने को देखने को मिली है। अन्यथा मार्च से ही बिहार के लोगों को तेज गर्मी का एहसास होने लग जाता है। मौसम वैज्ञानिकों को कहना है कि बिहार में इस साल तेज गर्मी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में लोगों को सेहत का ध्यान में रखना होगा। या डॉक्टरों का भी मानना है कि 1-2 दिन में 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ता है तो फिर ये सेहत के लिए नुकसानदायक है और माइग्रेन के रोगियों को खास ख्याल रखने की जरूरत है।
दोस्तों, भाजपा ने बिहार के एक मंत्री नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का बीजेपी प्रभारी बनाया है। आपको बता दूं कि वहीं पर देवेश कुमार और संजीव चौरसिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को धार देने के लिए बिहार के 3 नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। जब पार्टी के 2 विधायक और फिर 1 विधान पार्षद को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन और फिर विधान परिषद पार्षद देवेश कुमार को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। जब बिहार सरकार के मंत्री और युवा नेता नितिन नवीन के कंधों पर बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नितिन नवीन इससे पहले छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी की भूमिका में थे, जब उनकी देखरेख में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। जब विधान पार्षद और संगठनकर्ता देवेश कुमार को भी पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। देवेश कुमार मिजोरम राज्य के प्रभारी बनाए गए हैं। इससे पहले देवेश कुमार बिहार बीजेपी के महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और अब वो मिजोरम राज्य के लिए चुनाव प्रभारी का काम करेंगे। वहीं पर दीघा विधायक संजीव चौरसिया को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जहाँ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संजीव चौरसिया चुनाव सह प्रभारी का काम देंगे। जहां संजीव चौरसिया इससे पहले भी सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे। संजीव चौरसिया भी बेहतर संगठनकर्ता माने जाते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है। जदयू के एक नेता को पार्टी में शामिल किया है। जदयू के ये नेता दिग्गज नेता माने जाते हैं। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले अभी भी पलटीमार गेम जारी है, जहां कभी आरजेडी के नेता जेडीयू में जा रहे हैं तो कभी जदयू के नेता आरजेडी में आ रहे हैं। इसी कड़ी में इस बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को जोरदार झटका दिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि दरअसल जदयू के प्रदेश सचिव और अल्पसंख्यकों के बीच पैठ रखने वाले जदयू नेता मोहम्मद इरफान ने लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही प्रदेश सचिव के पद को भी अलविदा कह दिया। जल्द ही आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर दिया। मोहम्मद इरफान ने पत्र जारी करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने की अपील की है। मोहम्मद इरफान के इस्तीफे से जमुई में जदयू पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मोहम्मद इरफान के इस्तीफे की खबर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अब वे जल्द ही राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं पर इससे तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। आपको बता दूं कि मोहम्मद इरफान अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख चेहरों में शामिल है। वह पूर्व के चेयरमैन और फिर मुखिया भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद इरफान का जदयू पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है। जब पार्टी की नीति और फिर कार्यों से वे नाराज चल रहे थे, इसलिए नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने जदयू पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के माहौल में द प्लुरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने चिराग पासवान से तुलना करते हुए लालू प्रसाद यादव को बेहतर बताया है। जब बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान पर निशाना साधा है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी पार्टी की एक पोस्ट को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, बाकियों से बेहतर तो लालू जी ही है, फिर नाटक तो नहीं करते। वह तो परिवार के अलावा गरीब सड़क के कार्यकर्ता को भी टिकट दे देते हैं, लेकिन बाकी लोग बिहार की राजनीति ऐसे अभिनेताओं और फिर नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी दलालों के कारण ही बर्बाद है। दरअसल पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें चिराग पासवान अपने बहनोई अरुण भारती को लोकसभा चुनाव के लिए सिंबल दे रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए तंज कसता गया है कि लिखा गया है कि परिवार फर्स्ट, परिवारवादी फर्स्ट, बिहार लास्ट, कार्यकर्ता लास्ट, युवा बिहारी। आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने इस बार जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई अरुण भारती को उम्मीदवार बनाया है। अभी चिराग पासवान इस सीट से सांसद है, लेकिन 2024 के चुनाव में वे हाजीपुर से लड़ेंगे। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान होना है, जहां और फिर गुरुवार को अरुण भारती नामांकन करने पहुंचे। आपको बता दूं कि कल तक बिहार में लालू प्रसाद यादव और फिर बीजेपी के कुछ नेताओं पर इस बात को लेकर के हमला किए जाते रहे कि परिवारवादी की पार्टी है, लेकिन अब जिस तरह चिराग पासवान हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन की बात करते हैं, उस पर तंज कसते हुए उन्हें भी घेरे जाने लगा है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में बाइक की चोरी कर रहे एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इसके बाद लोगों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार किशनगंज जिला के पोवाखाली थाना क्षेत्र के एलआरपी चौक स्थित मस्जिद के सामने एक हीरो ग्लैमर बाइक की चोरी करते हुए चोर को लोगों ने पकड़ा है। गाड़ी के मालिक सद्दाम हुसैन ने बताया कि मंगलवार रात बड़े पापा के घर से बाहर सड़क पर गाड़ी को खड़ा किया गया था। जब बुधवार को जब वापस आया तो फिर देखा कि एक चोर बाइक को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा था। जब चोर शोर मचाया तो फिर लोगों की मदद से चोर को खदेड़ करके पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मेराज आलम बताया और फिर वह चौहतपुर के रहने वाला है। मामले को लेकर के थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कहा है कि चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया गया है।
दोस्तों, क्या भारत में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है? चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा क्यों चर्चा में है? दरअसल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की एक रिपोर्ट में भारत में रोजगार परिदृश्य को लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि देश में कुल बेरोजगार लोगों में से 83% युवा है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। तो आपको बता दूं कि ILO ने मानव विकास संस्थान के सहयोग से भारत बेरोजगार रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। इसके मुताबिक भारत में अगर 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 युवा है। इनमें भी अधिकतर युवा शिक्षित है। जी हाँ, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या दोगुनी हो गई है। ILO की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि देश के कुल बेरोजगार युवाओं में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 2000 की तुलना में अब दोगुनी हो गई है। साल 2000 में शिक्षित युवा बेरोजगार की संख्या कुल युवा बेरोजगारों की 35% थी। साल 2022 में ये बढ़कर के 65% हो गई है। इसमें केवल उन शिक्षित युवाओं को शामिल किया गया है जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा की शिक्षा पूरी कर ली हो। दोस्तों, मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ही मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार का रेट बढ़ा दिया है। यह साल 2025 के लिए मनरेगा योजना के तहत मजदूरी में 28 रुपए की बढ़ोतरी की है। जी हाँ, वित्तीय वर्ष 2025 में अब यह औसतन 279 रुपए है, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में इसका औसतन 261 रुपए था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करके इसकी जानकारी दी है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दी जाएगी। मनरेगा योजना का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसकी शुरुआत साल 2005 में तत्कालीन UPA सरकार ने की थी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसी भी वयस्क को एक साल में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है। इस रोजगार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाना है। मनरेगा फिलहाल देश के सभी राज्यों में लागू है। यह देश के सभी राज्यों में चल रहा है। पंचायत स्तर पर योजना को अब करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा है। जब मनरेगा योजना के तहत लाभ पाने वाले व्यक्ति को सबसे पहले पंजीकरण कराना होता है। या रजिस्ट्रेशन के बाद मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाता है। इसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड धारक को 100 दिन का रोजगार करने का अधिकार मिलता है। अगर मनरेगा जॉब कार्ड मिलने के 14 दिनों के भीतर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मुजफ्फरपुर में फिर से चमकी बुखार आया है। जहां आपको बता दूं कि चमकी बुखार यानी कि AES की पुष्टि हुई है। जहां बिहार के मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चमकी बुखार के मामले सामने आने लगे हैं। अब तक 2 बच्चों में AES की पुष्टि हो चुकी है। जहां हर साल इसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इस साल भी गर्मी बढ़ने के साथ ही मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर तेज होने लगा है। मुजफ्फरपुर जिले में फिर 2 बच्चों में AES से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही जिले में चमकी बुखार से जुड़े हुए मामलों की संख्या बढ़कर के 4 हो गई है। चमकी बुखार से पीड़ित 2 बच्चों को संक्रमण के बाद मुजफ्फरपुर के SKMCH मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोस्तों, पूर्व सांसद पप्पू यादव के बागडोगरा से पूर्णिया लौटने के दौरान किशनगंज बस स्टैंड के पास काफिला पहुंचने पर स्थानीय समर्थकों के स्वागत के दौरान उचक्कों ने 2 नेताओं का जेब से पर्स और फिर मोबाइल को उड़ा लिया। बस स्टैंड के पास NH 27 पर मंगलवार की दोपहर पूर्व सांसद पप्पू यादव के काफिले पहुंचने पर बड़ी तादाद पर किशनगंज के समर्थक उनके स्वागत में पहुंचे थे। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर के उचक्कों ने 2 अलग अलग लोगों का पर्स और फिर मोबाइल उड़ा लिया। उचक्कों ने प्रोफेसर डॉक्टर गुलरेज रोशन रहमान का पर्स उड़ा लिया। वहीं पर कांग्रेस के युवा अध्यक्ष आजाद साहिल का भी मोबाइल उड़ा लिया। जब दोनों नेता पूर्व सांसद पप्पू यादव से मिलने बस स्टैंड पर पहुंचे थे और भीड़ के बीच पप्पू यादव से मुलाकात करके जैसे ही सड़क किनारे पहुंचे तो फिर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आजाद साहिल ने देखा कि जेब में रखा मोबाइल गायब है। काफी खोजबीन करने के बावजूद भी नहीं मिला, जिसके बाद सदर थाना में मोबाइल गुम होने का आवेदन दिया है। दोस्तों, होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द करने के मामले में अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। जब बिहार के शिक्षा मंत्री के पाठक के समर्थन में आ गए हैं। जब आपको बता दूं कि सरकार के सहयोगी दल के पाठक के कार्यशैली पर आपत्ति जता रहे हैं तो फिर वहीं पर जदयू कोटे से शिक्षा मंत्री बने सुनील कुमार के पाठक के समर्थन में उतर गए हैं। जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने होली के दिन शिक्षकों की छुट्टी रद्द होने पर कहा कि बिहार में कुल मिलाकर के लगभग 6 लाख शिक्षक हैं और हम लोगों की जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है वह 15,000 के करीब सभी जिलों में को मिला करके है। सरकार शिक्षकों की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग कराती है। जब पुलिस महकमे में भी ट्रेनिंग जारी थी, जब विपाड में भी ट्रेनिंग जारी थी और फिर SCRT की ट्रेनिंग भी जारी थी। जब उन्होंने कहा कि राज्य में यानी कि बिहार में 6 लाख में से मात्र 12 से 13,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही थी। अगर 6 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग करनी है तो फिर एक सप्ताह की ट्रेनिंग सभी को करानी होगी, जब तभी जाकर के सभी शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो सकेगी। ये कहना शिक्षकों के अधिकार का हनन किया गया है, ये पूरी तरीके से गलत है। जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि त्योहारों के
दिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं होती है, लेकिन शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए जो समय निर्धारित है, हम लोग भी पुलिस बैकग्राउंड में से आते हैं। ये किसी के अधिकार के हनन की चीज नहीं है। यह कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाया जाए, इस पर सभी को एकमत होकर के करने की जरूरत है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज में गलगलिया से अररिया तक जाने के लिए नए रेल रूट का निर्माण किया गया है, जहां आज पोवाखाली रेलवे स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंच चुकी है। इस स्टेशन पर पहली ट्रेन देखते हुए लोगों में काफी उत्साह है और रेल को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मिल रही जानकारी के अनुसार किशनगंज के नए रेल लाइन का रूट गलगलिया से अररिया तक लगभग बनकर के तैयार हो चुकी है। इसका निर्माण कई फेज में किया जा रहा है, जहाँ पोवाखाली तक पहली रेलगाड़ी पहुंच चुकी है। रेल अधिकारियों के अनुसार इस रेलगाड़ी का परिचालन ट्रायल के रूप में किया गया है। आपको बता दें कि अररिया से गलगलिया रेल परियोजना की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004 में दी गई थी, मगर साल 2019 में इस योजना को धरातल पर लाने की शुरुआत की गई। जहां अररिया गलगलिया रेल लाइन की कुल लंबाई 110 किलोमीटर है। इस योजना के लिए लगभग 2132 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आपको बता दूं कि अररिया से गलगलिया के बीच कुल 15 स्टेशन बनाए गए हैं। अररिया कोट, रहमतपुर, बांसबाड़ी, कुर्साकाटा, कलियागंज, टेरागाछ, बीबीगंज, तुलसिया, पोवाखाली, कादोगंज, भोगडावर और ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन को एक दूसरे से लिंक किया गया है, जहां रेलगाड़ियों का ठहराव होना है। दोस्तों, बिहार में अब सूरज का सितम बढ़ने वाला है। जहां मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक पूरे बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर पिछले 24 घंटे के दौरान 37 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली जिला सबसे गर्म जिला रहा। सबसे कम 18 डिग्री मोतिहारी जिला का तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मार्च का महीना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। इसी बीच बारिश होने से तापमान भी नियंत्रण में रहा। विभाग के माने तो अप्रैल के महीने से लू चलने की आशंका जताई जा रही है, जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। यह नवंबर से मार्च तक प्रभावी रहता है, लेकिन अप्रैल आते आते ये पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। जब पटना में आज सुबह से ही कड़ी धूप निकली रहेगी, जिसके कारण से गर्मी का एहसास होगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। गुरुवार को पटना का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस पूरे हफ्ते पटना का न्यूनतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बेखौफ चोरों ने आर्मी के जवान के बंद घर में 2,50,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब गृह स्वामी घर बंद करके पूरा परिवार होली का त्योहार मनाने के अपने पैतृक गांव मीरगंज गए थे। जब मौके पर आकर के शातिर चोर घर में घुसे और फिर चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। जब चोर अलमीरा में रखा 20,000 कैश समेत 2.5 लाख रुपए के जेवरात साथ ले गए। वहीं पर चोरी की इस वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना मरंगा थाना क्षेत्र स्थित पावर ग्रिड शक्तिनगर के समीप की है। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट विशेष परीक्षा 2024 और कंपार्टमेंटल परीक्षा 2024 के फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। विद्यार्थी अपने शिक्षण संस्थान के माध्यम से समिति की वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर के 28 मार्च से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। वेबसाइट पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र अपलोड है। शिक्षण संस्थान के प्रधान परीक्षा आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करके परीक्षा में शामिल होने वाले पत्र विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीट जबकि एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए पार्टी को देश भर में 50% से ज्यादा वोट हासिल करनी होंगी। जब चुनाव में पार्टी 400 सीट का टारगेट हासिल करे, इसके लिए उसने एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है। इस कमेटी का काम ऐसे नेताओं को बीजेपी में लाना है जो खुद जीतने या फिर जीत दिलाने की हैसियत रखते हो। या इतना ही नहीं, ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी ने आओ और फिर टिकट पाओ अभियान चला रखा है। इसके तहत पार्टी ने कई नेताओं को उम्मीदवार भी बनाया है। जब पार्टी की 17 सीटों में से पार्टी 11 पर कोर बीजेपी प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 6 सीटों पर बाहर से आए नेता चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने गया संसदीय सीट से एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए उन नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी के नामांकन के दौरान बिहार एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद जीतन राम मांझी और एनडीए के नेता गया के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। दरअसल एनडीए गठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को लोकसभा चुनाव में गया की एक सीट मिली है। मांझी की मांग पर बीजेपी ने
गया सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दे दी थी। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। गुरुवार को जीतन राम मांझी ने गया स्थित समाहरणालय में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर एनडीए के तमाम नेता भी मौजूद रहे। मांझी के नामांकन में बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष और फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और लोजपा के चीफ चिराग पासवान समेत गठबंधन के तमाम दलों के नेता मौजूद रहे और सभी ने 400 पार के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराया है। दोस्तों, बिहार महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारे पर आरजेडी एवं कांग्रेस में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। औरंगाबाद और पूर्णिया के बाद अब वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर भी घमासान छिड़ गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर बिहार की वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट आरजेडी इस बार कांग्रेस को नहीं दे रही है। जब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछा है कि बिहार में सीट बंटवारे आरजेडी की मर्जी पर क्यों छोड़ दिया गया है। ये बहुत ही निराशाजनक है। अनिल शर्मा ने बीते 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बिहार में आरजेडी 9 सीटें देने जा रही है। जब 9 सीटें मिलना राहत की बात है, लेकिन औरंगाबाद, नवादा, बेगूसराय, बक्सर और खास तौर पर वाल्मीकि नगर जैसे सीटों को आरजेडी की मर्जी पर छोड़ना निराश की बात है। वाल्मीकि नगर से कांग्रेस पिछली बार महज 22,000 वोटों से चुनाव हारी थी। अनिल शर्मा ने कहा है कि बिहार की कांग्रेस नेता बेहतर संभावना वाली वाल्मीकि नगर सीट्स को आरजेडी के लिए छोड़े जाने के बारे में जानकर के पूरी तरीके से हताश है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आलाकमान पूर्णिया और बेगूसराय जैसे सीटों को पाने के लिए सीट बंटवारे में आखिरी दम तक प्रयास कर रहा है, जब मगर औरंगाबाद और वाल्मीकि नगर जैसे सीटों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।